कल तो कोई तो तुम विदा कल तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पीएससी मेंस का नेक्स्ट प्रश्न पढ़ने वाले हैं और आज जो हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं वो हमारे अर्थशास्त्र से संबंधित है। अगर हम एमपीपीएससी का बात करें तो दोनों ही सिलेबस, चाहे वह पुराना हो चाहे नया हो, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में ही मेंशन किया गया है सिलेबस में बहुत ब्रॉडली। तो और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम जो अर्थव्यवस्था में पिछड़े हुए हैं, हमारा जो रुपया जो पिछड़ा हुआ है उसका मेन कारण है कि क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम है। अगर यही हमारी दोनों अच्छी होंगी तो हमारी अर्थव्यवस्था भी उच्च होगी। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, जल्दी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स तो मेरे चैनल पे चल रहा है। जल्दी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर्स पेपर भी पढ़ने वाले हैं ताकि आपको एक पता चल जाए कि प्रीवियस ईयर्स में एक टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार देखो, राष्ट्रीय आय मतलब कुल आय, जो कुल आय होता है उसका जो योग होता है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। साधारण से शब्दों में अगर हम बोलें तो देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम और पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रति वर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, इन सब की शुद्ध उत्पत्ति का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। मतलब देश के प्राकृतिक साधनों पर जो भी काम होता है श्रम द्वारा या पूंजी द्वारा, और जो उससे जो हमको भौतिक उत्पादन होता है या भौतिक उत्पादन होता है, सेवाएं मिलती हैं, उन सब की जो शुद्ध उत्पत्ति का योग होता है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब आपसे पूछिए अगर प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर, कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? कुल आय को कुल जनसंख्या, ये बताता है कि एक पर व्यक्ति जनसंख्या में कितना कमा रहा है। अब हम देखते हैं हमारा आंसर। आंसर है भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। इसके कारण बताइए, इसके वृद्धि हेतु सुझाव दीजिए। फ्रेंड्स, ये मेरे अर्थशास्त्र के नोट्स हैं। अर्थशास्त्र के नोट्स, अर्थशास्त्र का जो सिलेबस होता है उसमें जो टॉपिक दिए होते हैं, आप अगर सोचें कि डायरेक्ट टॉपिक से आ जाए क्वेश्चन कि आपको 6 नंबर में ऐसा पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बताइए, तो नहीं पूछेंगे। आपको घुमा के ही अर्थशास्त्र में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन होना चाहिए ताकि आप कोई भी आंसर आए तो आपको एकदम बने कि हमें को इसमें कैसे इंट्रो देना है, कैसे इसमें हमको टाइटल, इसमें हमको निष्कर्ष लिखना है, कैसे हमें इसकी विषय वस्तु लिखनी है, कैसा फ्लो चार्ट बनाना है। तो आप मेरे ये अर्थशास्त्र के नोट ले सकते हैं। ये न्यू पैटर्न के अनुसार भी आपको मिल जाएंगे, न्यू सिलेबस के अनुसार भी। और इसकी जो प्राइस है वो हार्ड कॉपी की 650 रुपये है, जिसमें कुरियर चार्ज आपका अलग लगेगा। तो कुरियर चार्ज अलग लगा के आप इसकी हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं। इसमें आपका पूरा अर्थशास्त्र कवर हो जाएगा। तो भारत विकासशील देश है जहाँ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। इसके कारण इस प्रकार हैं। क्या है? देखो, हमारे यहाँ की जो राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय कम है, सबसे बड़ा कारण और मेनली कारण है कि जनसंख्या का आकार। जनसंख्या के बड़े आकार के कारण उतनी मात्रा में चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती, न पूंजी उपलब्ध हो पाती, न रोजगार उपलब्ध हो पाता, जिससे कि हमारा जो मानव संसाधन है, जो व्यक्ति है, वो ज़्यादा उत्पादन कर पाए। दूसरा है बचत और विनियोग की निम्न दर। हमारा जो भारत है वो उपभोगवादी है, उपभोक्तावादी है, मतलब उपभोग ज़्यादा करता है, बचत कम करता है। तो बचत और विनियोग की निम्न दर है, जिसके कारण भी प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय कम है। अकुशल अप्रशिक्षित मानव संसाधन श्रम शक्ति। हमारे जो भारत की जो जनता है या जितने भी लोग हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में हैं, काबिल हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन जो विकसित देशों के कंपैरिजन में अगर देखें तो हमारा जो मानव संसाधन है वो अकुशल है, उतनी तरह से सक्षम नहीं है, अप्रशिक्षित है, बिना प्रशिक्षण दिया हुआ होता है, और प्रशिक्षण भी उच्च कौशल का नहीं होता। तो क्या होता है, वो कहीं पे भी काम करने में उस स्थिति पर, जैसे कि जापान है, चीन है, उस स्थिति पर उत्पादन नहीं कर पाते हैं जो विकसित देश कर पाते हैं।
हमारे देश में पूंजी की कमी है, निम्न उत्पादकता है। पूंजी की कमी होगी जब पूंजी ही नहीं मिलेगी भारत के लोगों को कैसे अपना खुद का निजी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उद्योग स्टार्ट कर पाएंगे। जब ये नहीं होगा तो उत्पादकता कम होगी। विकासात्मक और उद्यमशील वातावरण का अभाव, हमारे जो देश है उसमें जो विकासशील वातावरण का अभाव है, उद्यमशील वातावरण का अभाव है। मतलब एक भेड़ चाल सी चलती रहती है नौकरी पाने के लिए भी। कोई उद्यमशील वातावरण का मतलब होता है एक सकारात्मक, अगर किसी एक का बिजनेस बहुत सकारात्मकता से चलता है और वो अच्छा करता है तो दूसरा भी करने की सोचता है, लेकिन उतना उद्यम में भी उनको फ़ायदा नहीं दिखता है और लोग अपना खुद का व्यवसाय करने से, खुद का उद्योग खोलने से डरते हैं। तो एक सकारात्मक वातावरण नहीं मिल पाता है। हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन जो पूरे विश्व में बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, उनका अपूर्ण दोहन होता है। एक निश्चित तरीके से योजना बनाकर रणनीतिक तरीके से काम नहीं होता है। विपणन प्रणाली का दोषपूर्ण होना, हमारे यहाँ विपणन प्रणाली जो है बेचने आने संबंधित वो बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण है। लोगों में रूढ़िवादिता व भाग्यवादी दृष्टिकोण, लोग ये समझते हैं, लोग पुरातन परंपरा से चले आ रहे हैं, लोगों की रूढ़िवादी परंपराएं हैं कि हमें लाभ नहीं हो रहा, हमें लाभ हो रहा है तो हमारी किस्मत अच्छी, और हमें लाभ नहीं हो रहा है तो हमारा किस्मत ख़राब है, किस्मत होगी तो हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार का भाग्यवादी दृष्टिकोण है। ब्रेन ड्रेन की समस्या भारत में है, जाने की आने की। इसके बाद कौशल विकास व इनोवेशन की कमी है। हमारे देश में जो कौशल विकास है वो कौशल विकास नहीं उतना ज़्यादा नहीं दे पाते, उतना ज़्यादा अच्छे से प्रशिक्षित नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही इनोवेशन की कमी है, कोई प्रोत्साहित नहीं करता है, प्रोत्साहन की बहुत ज़्यादा कमी है। इनोवेशन, कोई नवाचार, मतलब लोगों को उत्साहित नहीं करता है आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट है बचत एकत्रित करने वाली संस्थाओं की कमी। हमारे देश में ऐसी संस्थाओं की कमी है जो बचतों को एकत्रित कर सके। कृषि व अन्य कोर सेक्टर का पूर्ण विकास नहीं होना, भारत में जो कृषि सेक्टर है या अन्य दूसरे सेक्टर हैं उनका पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है, जिसके कारण भी भारत की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय निम्न बनी हुई है। अब ये तो हमने कारण लिखे, देखिए हमने टॉपिक में पॉइंट वाइज कारण लिख लिए, तो पॉइंट वाइज अगर हम कारण लिखते हैं तो जब हम पढ़ते हैं, याद करते हैं या रिवीजन करते हैं तो हमको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स मेरे आपको पूरे नोट्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, जो भी क्वेश्चन को बना के जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो सभी। और इसके बाद आपको ग्रुप भी अलग से दिया जाएगा। ग्रुप में मुझको लगता है कि और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, और मेरे को और कहीं दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम में आए हैं तो वो मैं वहाँ ग्रुप में आपको आंसर्स क्वेश्चन वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगी उस टॉपिक से संबंधित। एग्ज़ाम तक आपके पास बहुत सारे आंसर्स क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय आय बढ़ाने के सुझाव में नंबर 1 है बचत पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बचतों को प्रोत्साहित किया जाए। दूसरा है जन संसाधन का उचित नियोजन किया गया, जो जनता है जो मानव संसाधन है भारत का, उसको उचित तरीके से नियोजित किया जाए, उचित तरीके से कुछ कौशल दिया जाए। जनसंख्या वृद्धि पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया जाए। संसाधनों का बेहतर व संतुलित उपयोग सुनिश्चित हो, संसाधन का बेहतर उपयोग कर पाएँ, फालतू का प्राकृतिक दोहन, जो प्राकृतिक संसाधन का अपूर्ण दोहन ना हो, तो एक सुनियोजित तरीके से उनका उपयोग किया जाए। कृषि और उद्योगों में आधुनिकीकरण को बढ़ाया जाए। आधुनिकीकरण से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा, मशीनीकृत हो जाएगा। अगर कृषि और उद्योग तो आधुनिकीकृत हो जाएगा तो मशीनों का उपयोग होने लगेगा, मशीनों का उपयोग होने लगेगा तो उत्पादन ज़्यादा होने लगेगा। विदेशी व्यापार को बढ़ाया जाए, जितना विदेशी व्यापार बढ़ेगा उतनी हमें विदेशी मुद्रा बढ़ेगी। अगर हमारा निर्यात बढ़ेगा तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, क्योंकि पैसा आएगा, पैसा हम दूसरी चीज़ों में लगा पाएंगे। भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए, भ्रष्टाचार के कारण भी उत्पादन अच्छा ही तरीके से नहीं हो पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कौशल विकास को प्रोत्साहित किया जाए। राजनीतिक व प्रशासनिक नेतृत्व में डायरेक्ट, राजनीतिक व प्रशासनिक जो सब नेता हैं वो भी लोगों को इस ओर प्रोत्साहित करें, उन्हें नए नए तरीके बताएं, नई नई योजनाएं दें, नए नए आसान ऋण सुविधा दें ताकि वो लोग आकर्षित हों। गरीब और बेरोजगारी के उन्मूलन का प्रयत्न हो, ताकि गरीबी और बेरोजगारी हटेगी तो लोग उत्पादन करने का पैसा मिलेगा तो करने और अपनी आय बढ़ाने का सोचेंगे। रोजगार परक शिक्षा, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू हो, ऐसी शिक्षा हो जो रोजगार दे सके।
निष्कर्षतः उपयुक्त उपायों को अपनाकर देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है ताकि भारत का विकास अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हो सके। तो इस प्रकार से हमने लास्ट में निष्कर्ष लिखा दिया। देखिए फ्रेंड, हमने कितने अच्छे तरीके से पहले इंट्रो लिखा, फिर उसका कारण लिखा, फिर सुझाव लिखा और लास्ट में निष्कर्ष लिखा। इसी प्रकार से आपको पूरे क्वेश्चंस करना है। पॉइंट में आंसर लिखते हैं तो कॉपी, सामने वाला कॉपी चेक भी अच्छे से कर पाता है, हम भी अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो इसलिए अगर कोई क्वेश्चन पॉइंट में बन रहा है तो उसको कोशिश कीजिए कि पॉइंट में लिखे। इसके बाद ये फ्रेंड्स, मेरे दर्शन शास्त्र का पेपर है, इसका वीडियो मैंने कल बनाया हुआ है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका रिव्यू दे दूंगी। तो आप दर्शन शास्त्र का पेपर 4 लेना चाहते हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग या पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप ले सकते हैं। इसमें आपको 3 फाइल मिलेंगी। ये मेरी पूरी फाइल है मेंस की, इस प्रकार की आपको 23 फाइल मिलेंगी। अगर आपको ओल्ड और न्यू दोनों मंगवाना है तो न्यू सिलेबस की कुछ फाइल ऐड हो जाएंगी। इस प्रकार से आप फ़ोनपे या गूगल पे करके ये नोट्स ले सकते हैं। ये प्रीलिम्स का पैकेज है, ये 16 फाइल प्रीलिम्स में आपको मिलेंगी और ये सॉल्व पेपर है। सॉल्व पेपर की 8 फाइल 2000 रुपये में आपको, इसके 1300 पेजेस की 8 फाइल आपको मिलेंगी। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।